बांग्लादेश में जब सत्ता बदली तो शेख हसीना को भारत आना पड़ा। यहाँ उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यह अमेरिका करवा रहा है। पहले तो ये सबको एक झूठ लग रहा था, लेकिन अब द संडे गार्जियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए अमेरिका को बेनकाब कर दिया है। अमेरिका ने 2019 में इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने अंजाम दिया था, जो अमेरिका विदेश मंत्रालय के एनजीओ नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप आगे की कहानी जाने इससे पहले आपको बता दूं कि IRI बांग्लादेश में 2001 से मौजूद है। अमेरिका के इस अभियान को इन लोगों द्वारा क्रियान्वित किया गया था। डोनाल्ड लू, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री, क्रिस मर्फी, कनेक्टिकट के सीनेटर, सुमोना गुहा, अमेरिकी विदेश विभाग की नीति नियोजक कर्मचारी, सारा मॉर्गन, लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम के लिए सहायक विदेश मंत्री, फ्रांसिस्को बेनकॉस्मे, विदेश विभाग में पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ सलाहकार। अमेरिका के इस परियोजना की शुरुआत मार्च 2019 में हुई, जब USAID और NED ने IRI को फंड दिया। IRI ने बांग्लादेश में शासन परिवर्तन लाने के लिए प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड रेजिलियंस सपोर्ट प्रोग्राम नाम से अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश के नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना और सत्तावाद विरोधी आवाजों को बढ़ावा देना था। इस प्रोग्राम के तहत IRI ने 3 नागरिक समाजों का समर्थन किया, 77 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और 43 वरिष्ठ नीतिगत मांगों को विकसित करने के लिए 326 नागरिकों को शामिल किया, जिन्हें 65 सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान संगीतकारों और कलाकारों की पहचान की गई और उनके लिए 11 तरह के पुरस्कार लाए गए। इसके अलावा बांग्लादेश समाज की कमियों की पहचान करने के लिए विशिष्ट शोध किए गए। कई गैरकानूनी तरीकों के जरिए IRI के कार्यक्रम ने बांग्लादेश में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लोगों में जागरूकता पैदा की और शासन स्थिति को चुनौती देने के लिए लोगों का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य अंततः बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन था। व्यक्तियों को कार्यक्रमों, पुस्तक लॉन्च, कहानी कथन, फोटो प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, थिएटर प्रदर्शन, नृत्य कार्यक्रम, फिल्म स्क्रीनिंग, गोलमेज बैठक, वकालत प्रशिक्षित कार्यक्रमों में शामिल किया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रम विशेष आमंत्रणों पर आधारित थे, जिसमें अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक अधिकारी और वाणिज्य दूतावास अधिकारी शामिल हुए। इन कार्यक्रमों के निष्कर्ष ने 4 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को प्रभावित किया। अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में हमने देखा है कि कैसे अमेरिकी अधिकारी देश को बांटने वाले तत्वों से मिल रहे हैं, जिससे उनका उद्देश्य साफ हो जाता है। ये सभी बातें आपको आश्चर्यजनक लग सकती हैं, लेकिन यही तरीका है जिससे शासन परिवर्तन अभियान जनता की भागीदारी से चलाया जाता है। बांग्लादेश में चल रही इस परियोजना का पहला चरण फरवरी 2021 में समाप्त हो गया। फरवरी 2021 में NED ने शासन परिवर्तन के दूसरे चरण के लिए $9 लाख और जारी किए। इस चरण में उन्होंने राजनीतिक बहस और निर्णय लेने के भीतर हाशिए पर पड़ी आवाजों, खासकर युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाया। IRI ने नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र विंग के प्रतिनिधियों के साथ भी काम किया। IRI ने संगीतकारों, कलाकारों और फोटोग्राफरों सहित छात्र सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का समर्थन भी किया। हालांकि ऐसा करके उन्हें उम्मीद थी कि 2022 के अंत तक शासन परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका और इसके पीछे 2 कारण थे। शेख हसीना का डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2018। इस अधिनियम का उपयोग करके उन्होंने किसी तरह अमेरिका द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया प्रचार को बड़े पैमाने पर कुचल दिया। हसीना ने कोविड को अच्छी तरह से प्रबंधित किया। अमेरिका को उम्मीद थी कि कोविड जैकपॉट होगा और वे जनता के गुस्से का इस्तेमाल करके उसे हटा देंगे, लेकिन बांग्लादेश ने कोविड को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया और बहुत से लोग नहीं मरे और भारत ने बांग्लादेश को कोविड से उबरने में भी मदद की थी। अमेरिका यह शासन परिवर्तन इसलिए भी चाहता था क्योंकि शेख हसीना भारत और खासकर नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत प्रभावित थी और अमेरिका की चाहतों को कुचलने का काम कर रही थी। फिर दिन आया 16 मार्च 2024। इस दिन वॉशिंगटन स्थित एक अन्य संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जो IRI का तकनीकी मूल्यांकन मिशन को जारी करती है, उसने शेख हसीना की जीत पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2024 के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में कम शारीरिक और ऑनलाइन हिंसा हुई है।
इसने यह भी बताया कि जनवरी में हुए चुनाव की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलों के बीच हिंसा, नागरिक स्थान के सिकुड़ने और अभिव्यक्ति तथा संघ की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। इसके बाद शासन परिवर्तन का तीसरा और अंतिम चरण अप्रैल 2024 में शुरू किया गया। तब IRI ने नागरिक, समाजों और छात्र नेताओं को सशक्त बनाकर शासन परिवर्तन के लिए पहले से ही जमीन तैयार कर ली थी। अमेरिका ने बैंकॉक के जरिए कई समूहों को हथियार मुहैया कराए। मई में डोनाल्ड लू ने बैंकॉक के जरिए ढाका का दौरा किया। इसके अलावा विपक्षी नेता तारिक रहमान, जमाते इस्लामी और अमेरिकी शासन परिवर्तन टीम के बीच लंदन में बैठक हुई। इसके बाद सत्ता परिवर्तन के लिए जुलाई का महीना चुना गया। इस महीने को जानबूझकर चुना गया क्योंकि इस समय बांग्लादेश में हमेशा बाढ़ की स्थिति रहती है और सेना बाढ़ राहत कार्यों में व्यस्त रहती है। इसके बाद जो भी हुआ वह कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। आज के समय बांग्लादेश एक शैक्षणिक शोध का उदाहरण है कि कैसे सामाजिक संपर्क के नाम पर गैर पारंपरिक तरीके का उपयोग करके और नागरिक समाज के कुछ कम दिमाग वाले या लालची सदस्यों को बढ़ावा देकर आप शासन में बदलाव ला सकते हैं। अमेरिका भारत में भी ठीक यही करने की सोच रहा है। अब वह इसमें सफल होंगे या नहीं, यह हम सभी पर निर्भर करता है। जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं, वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।